नमस्कार। पॉलिटिकल लेंस की चर्चा में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बिहार विधानसभा चुनाव हो चुके हैं, परिणाम आ चुके हैं, आप लोग इससे अवगत होंगे। हम लोग जिन विषयों पे बातचीत करने वाले हैं उनमें सबसे पहला बिहार विधानसभा चुनाव होगा। दूसरा, बीजेपी के द्वारा की गई माइक्रो मैनेजमेंट पे हम लोग बात करेंगे। और तीसरा, बंगाल चुनाव के लिए वो क्या रणनीति अभी अपना रहे हैं भाजपा वाले। इन तीन विषयों पे हम लोग अभी फिलहाल चर्चा करेंगे। तो ताज़ा तरीन आपको अभी समाचार बता दूं कि नीतीश कुमार ने अपना इस्तीफा गवर्नर को सौंप दिया है। वो राज्य के 10वीं बार मुख्यमंत्री का पद का शपथ लेंगे। बिहार के गांधी मैदान में आयोजन होने जा रहा है और तारीख रहेगी 20 नवंबर। तो कुल जमा बात ये हुई कि 10वीं बार फिर से पुनः मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। इस बीच में साथ में उन्होंने एक फैसला लिया है। इस बारी कैबिनेट मिनिस्टर्स की संख्या थोड़ी सी ज़्यादा होगी। 16 कैबिनेट मिनिस्टर भाजपा कोटे से, 14 कैबिनेट मिनिस्टर जेडीयू के कोटे से, 3 एलजेपी के कोटे से चिराग पासवान के, 1 हम के कोटे से और 1 उपेंद्र कुशवाहा को कैबिनेट मिनिस्टर के लिए दिया जा रहा है 1 सीट। संभवतः ये सबसे बड़ा मंत्रिमंडल होने जा रहा है और इस प्रचंड जीत के लिए उन्हें बधाई भी मिली है। इस प्रचंड जीत में इन कैबिनेट मिनिस्टर्स का अब आगे क्या 5 साल योगदान रहता है वो देखने लायक होगा। खैर, इन चीज़ों से आप स्वयं भी रूबरू हो चुके होंगे। अब मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ, जिन चीज़ों का विश्लेषण मैंने स्वयं किया है, उस पर आप एक बारी दृष्टि डालिएगा। ये थी बीजेपी की माइक्रो मैनेजमेंट। इस मैनेजमेंट को किसी ने अब तक नहीं देखा था। किसी भी पत्रकार ने, न्यूज़ चैनल से हों, सोशल मीडिया से हों या अन्य क्षेत्रों से, उन्होंने इस चीज़ का कोई विश्लेषण नहीं किया है। ये बातें अब निकल कर आ रही हैं, बाहर आ रही हैं कि कैसे उन्होंने सूक्ष्म बिल्कुल तरीके से हर एक बूथ पे अपना ये कार्य किया था। कुछ उदाहरण से मैं आपको समझाऊंगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, पूरे प्रदेश में 6 मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश से, महाराष्ट्र से, असम से, छत्तीसगढ़ से, राजस्थान से, हरियाणा से, ये सारे मुख्यमंत्री पिछले लगभग 20-25 दिनों से पूरे चुनाव के दौरान इनका दौरा लगता रहा। 40 स्टार प्रचारक थे इसमें, जिनकी सूची आप लोगों ने देखी होगी। इनको कार्यभार दिया गया था रैलियों को संभालने का। और 200 से ज़्यादा सांसद और विधायक हर क्षेत्र में अपने अपने जातिगत लोगों से मिल रहे थे। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता दूं, अगर वो शर्मा जी हैं तो शर्मा बिरादरी के लोगों से, वर्मा जी हैं या अन्य जैसी भी वो चीज़ें थी, अपनी बिरादरी के लोगों के बीच चुपचाप उठ बैठ रहे थे। और ये एक दिन में नहीं हो रहा था, ये पिछले 30 दिनों से ये कार्यक्रम चल रहा था। जहां दूसरी पार्टियां इन चीज़ों से बेखबर थी, वो सोशल मीडिया पे तमाशे बनाने में बिजी थी, वहीं बीजेपी अपना बूथ मैनेजमेंट कर रही थी। आखिर इसकी ज़रूरत पड़ी क्यों? इतनी रैलियां हुई, इतने बड़े स्टार प्रचारक हैं, स्वयं प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, हर लोग लगे हैं, फिर इतने सूक्ष्म मैनेजमेंट की ज़रूरत क्यों पड़ी? उसका रीज़न है फ्लोटिंग वोटर्स। ये वो वोटर होते हैं जो अपना मत आखिरी रात को बनाते हैं या पहले सुबह बनाते हैं। मैं आपको बता दूं, चुनाव के पहले ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं टीवी में, मीडिया में, समाज पत्र पे, सोशल मीडिया, चाहे अन्य अन्य प्लेटफॉर्म पे भी हर कोई सब कुछ देख रहा होता है, सुन रहा होता है। पर जब वो खुद का निर्णय बनाता है तो वो पीछे ज़रूर सोचता है कि मेरे लिए कौन अच्छा है, मेरे लिए कौन बेहतर होने जा रहा है। ये वही फ्लोटिंग वोटर्स हैं जो चुनाव का निर्णय बदल देते हैं। सभी को पता था, सारे मीडिया, समाचार चैनल, सबने भविष्यवाणी कर दी, तेजस्वी सरकार आएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, या टक्कर है कांटे की। मुझे कहीं कोई टक्कर पहले से ना नज़र आ रही थी, ना अब नज़र आई है। और रिजल्ट के परिणाम के बाद तो खैर सारी शंकाओं से पर्दा ही हट गया। ये जो सूक्ष्म मैनेजमेंट था उसमें मैं आपको बता दूं, महाराष्ट्र से सीएम देवेंद्र फडणवीस जी, जब उनका हेलीकॉप्टर नहीं उड़ा तो 12 घंटे की दूरी उन्होंने बाय रोड तय की और लोगों के बीच पहुंचे। अलीगढ़ के विधायक आए हुए थे। पूर्वांचल में जितने भी यूपी से सटे हुए पार्ट है
उसमें कम से कम 20 विधायक ऐसे थे जो दिन रात वहीं कैंप किए हुए थे, अपने अपने जाति बिरादरी के लोगों से मिल रहे थे, उनके साथ उठना बैठना खाना पीना सब चल रहा था। आप स्वयं सोचिए, आपके घर में एक विधायक आता है, आपके साथ बातचीत करता है, समय व्यतीत करता है, क्या जनता इससे मुतमईन नहीं होती है? होती है। और वहीं पे ये फ्लोटिंग वोटर्स अपना मत बदलते हैं। इसी को माइक्रो मैनेजमेंट कहा जाता है। ये एक दिन में संभव नहीं हुआ है। बीजेपी हमेशा चुनावी मोड में रहती है, ये सच है। वहीं दूसरी पार्टियों को देख लीजिए, कांग्रेस के युवराज हैं या चाहे राजद के युवराज हैं, इन लोगों के क्या हाल हैं ये आप सभी लोग जानते हैं। इसमें मुझे विशेष बताने की ज़रूरत नहीं है। सीमांचल से लगे क्षेत्रों में हेमंत बिश्व शर्मा ने अपना कमान संभाला। झारखंड से लगे क्षेत्रों में गोड्डा के सांसद थे, उन्होंने अपना कार्यभार संभाला। और फिर अंदरूनी भाग में जहां येन केन प्रकारेण जैसे भी हो, जहां इन्हें त्रुटि नजर आ रही थी, ये उसे उसी टाइम फिक्स करने की कोशिश में लगे थे। ये होता है मैक्रो मैनेजमेंट। एक एक वोटर के ऊपर नजर रखना। सभी लोग कह रहे थे ये यादवों का गढ़ है, ये भूमियारों का गढ़ है, ये फलाना उन जातियों का गढ़ है। सारे किले ध्वस्त हो गए, सबका गढ़ बर्बाद हो गया। ऐसा क्यों हुआ? इसके पीछे ये माइक्रो मैनेजमेंट ही आता है। अब मैं एक और बात बता दूं, इन सब के पीछे सोशल मीडिया का भी बड़ा हाथ है। जिन विधायकों ने जीत हासिल की है, उन्होंने अपने सारे कार्यकर्ताओं से पहले ही कह रखा था कि ये जो हुड़दंगी हैं, जो ये मुरेठा छाप हैं, जो ये कट्टा वाले हैं, जो ये सोशल मीडिया पे गाली गलौज करने वाले ट्रोलर्स हैं, इनसे दूर रहिएगा। और ऐसे राजद के कुछ विधायक निकल के आए हैं। शंकर यादव उनमें से एक बड़ा नाम है, प्रोफाइल खंगाल लीजिएगा आप। तो ये एक दिन में नहीं बना है, पूरे 30 दिन इन्होंने कैंप किया, लगातार चुनावी मोड में बने रहे। वहीं दूसरी तरफ युवराज आ रहे हैं जा रहे हैं, तेजस्वी यादव तो अपने सीटों के बंदरबांट में ही फंसे रहे। नामांकन उन्होंने अंतिम दिन किया है। आप कहाँ जाएंगे, कितना चुनाव प्रचार करेंगे? जब आपकी पूरी टीम लग जाती है सामने वाले की, तो आप वैसे ही रण में हार चुके होते हैं। सीमांचल में हेमंत बिश्व शर्मा ने कमाल संभाल रखी थी, पूर्वांचल में योगी आदित्यनाथ ने संभाल रखी थी, गोड्डा से झारखंड की तरफ से वाले पार्ट में अलग सांसदों ने संभाल रखी थी, सेंटर बिहार में अलग संभाल रखी थी, और उस पर से 200 से विधायक और सांसद क्यों नहीं जीतेंगे? वो इस प्रचंड जीत के हकदार थे और जीत कर आए। खैर, जीत हो चुकी है। शपथ ग्रहण समारोह 20 तारीख को है। अब आता हूं अगले टॉपिक पे। भाजपा अब क्या कर रही है? मोदी जी ने अपने भाषण में पहले ही कह दिया था, गंगा नदी बहकर बंगाल की तरफ जाती है। छठी मैया का आशीर्वाद यहाँ तो मिल गया, अब काली मैया का आशीर्वाद वो कलकत्ता से भी लेने की तैयारी में आज से जुट गए हैं। चुनाव में अभी 6 महीने हैं, मार्च अप्रैल में होगा, संभवतः अप्रैल के एंड में चुनाव हो या मार्च एंड में भी हो सकते हैं। अभी 6 महीने बाकी हैं। कार्यक्रम स्टार्ट हो चुका है। अगर आप पता लगाएंगे तो बीजेपी की टीम रवाना हो चुकी है, उन्होंने काम करना शुरू कर दिया है। जिस तरह से SIR की प्रक्रिया वहां जारी है, हर एक चीज़ों पे ध्यान दिया जा रहा है। कल आप लोगों ने न्यूज़ में देखा होगा या पढ़ा होगा गुलशन कॉलोनी की बात, जहां सिर्फ 4000 जेन्युइन मतदाता हैं और 1 लाख रहनिवासी हैं। इनके पास कोई कार्ड नहीं है, कुछ नहीं है, ये यहाँ के मूल निवासी भी नहीं है, बांग्लादेश से आए हुए हैं, लेकिन कब से रह रहे हैं। तो SIR प्रक्रिया में इन चीज़ों का चल रहा है। अभी बहुत ज़्यादा तो अभी मुझे भी जानकारी नहीं है, पर यह प्रक्रिया चल रही है। 1 से 2 महीने के अंदर ये कंप्लीट हो जाएगा। फिर देखिएगा कैसे भाजपा का ये माइक्रो मैनेजमेंट उस तरफ मूव करता हुआ आपको नज़र आएगा। जब तक आप चुनाव की घोषणा, तारीखों की घोषणा, नामांकन की घोषणा में उलझे रहेंगे, तब तक वो आपकी मिट्टी पलीत कर देंगे। और मैं आपको लिख के दे सकता हूं कि इस बारी ममता दीदी नहीं आने वाली है। जिस प्रकार से अश्वमेध का घोड़ा रुक गया था 240 सीटों पे, उसने बीजेपी के कोर ईगो पे चोट करा है।
अब उन्होंने ये ठान लिया है कि हर एक चुनाव जीतना है। एग्जाम्पल देखते जाइए, हरियाणा चुनाव हो, महाराष्ट्र चुनाव हो, बिहार चुनाव हो, जो भी आ रहे हैं, दिल्ली चुनाव हो, सबको रौंद दिया उन्होंने। तो अश्वमेध का घोड़ा रुका था, वो वापस से चल पड़ा है। अब बारी बंगाल की है। जिस तरह से एसआईआर की प्रक्रिया अभी जारी है, उन प्रक्रियाओं पे मुझे पूरा भरोसा है। निर्वाचन आयोग पे बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। जो घुसपैठिए हैं वो बाहर जाने वाले हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जैसे मतुआ संप्रदाय के हैं, उनका नाम जोड़ा जाना है। ये इकलौते मतुआ संप्रदाय के लोग 1 करोड़ से ज़्यादा हैं। अब आप खुद सोचिए कि कितना परसेंट वोट हो जाता है। 36-37% वोट तो वैसे ही बीजेपी ला रही थी। अभी 45 के आसपास में ममता दीदी का वोट था, 46 समथिंग। तो ये जो गैप है उसको वो मिटा देगी। और इस चुनाव में आप देख लीजिएगा, ये इसलिए नहीं मिटा देगी कि अचानक से कोई लहर चल पड़ेगी। ये सब सूक्ष्म रूप से नीचे होता जाएगा। 6 महीने में आपको इसके आसार दिखने लगेंगे। चुनाव आते आते तक आप स्वयं ये कबूल करने लगेंगे कि हाँ, इनका मैनेजमेंट अच्छा है। चुनाव जमीन पे लड़े जाते हैं, सोशल मीडिया पे नहीं। 2-4 मैंने देखे हैं ऐसे छर रहे हैं ट्विटर पे। कोई अनिल है, कोई जैकी है, इसके नीचे आप देख लीजिए, बाघ का करेजा, शेर का करेजा। अबे लोमड़ी का करेजा भी नहीं रह गया तुम्हारा। सिर्फ भौंकने से नहीं चलता काम। आप ट्विटर पे गाली गलौज करेंगे, जनता नीचे पड़ रही होती है। जब आप किसी को जाति सूचक शब्द लिखते हैं, जब आप उसका अनादर करते हैं, जाति शर्म का विषय है ही नहीं, वो गर्व का विषय है। और आपने क्या बना दिया उसे। तो ऐसे वोटर जब दूसरे पक्ष में वोट डालते हैं तो आप बिलबिलाने लगते हैं। निर्वाचन आयोग को खरीद लिया, ईवीएम में गड़बड़ी हो गई, वोट की चोरी हो गई। आपको मैं स्पष्ट रूप से बता दूं कि इन चीज़ों का प्रभाव पड़ता है। हाँ, 2014 तक सोशल मीडिया सकारात्मक रूप में था, ट्रोलर्स नहीं होते थे, लोग अपनी बात लिखते थे। 2019 तक भी ये साफ सुथरा था। 2020-21 के बाद से, जब से इन्होंने अपनी ट्रोल आर्मी खड़ी की है, जब से सोशल मैनेजमेंट के लिए टीमें इन्होंने सोशल मीडिया के रखनी शुरू की है, तब से ये नकारात्मक छवि इनकी बनती जा रही है। लोग गाली गलौज पे, आप अपनी बात लिखेंगे उससे पहले 200 लोग आपको गाली देंगे। एक और मैं चीज़ आपको बता दूं, ये जितने ज़्यादा एंगेजमेंट बढ़ेंगे, चाहे बेशक आप उसे गाली गलौज कर रहे हो, उसे वो प्लेटफॉर्म और ज़्यादा बढ़ाता है। क्योंकि वो एआई ये नहीं समझता कि ये गाली गलौज कर रहे हैं, वो ये समझता है कि इस पे इतनी रीच आ रही है, ये एंगेजमेंट आ रहा है, तो इस चीज़ को मुझे और बढ़ाना है। वो 10 टाइम्स उसे बढ़ा देता है। और वो 10 टाइम्स ज़्यादा लोगों तक जब पहुंचती है वो बातें, तो वही आपको परिणाम में दिखता है। 15,000 वोटों का एवरेज मार्जिन रहा है बिहार चुनाव में। ये 15,000 वही वोटर थे, ये वही फ्लोटिंग वोटर थे, ये वही थे जिनको आपने गालियां दी थी। ये ताड़का और पूतना को रख के आपने सोचा था कि मैं पूरा सोशल मीडिया पे वाहवाही कर लूँगा, सोशल मीडिया पे जंग जीत लूँगा। नहीं होता साहब। अभी 20 साल आराम कीजिए, परिणाम दिखने लगे हैं, कुनबा बिखरने लगा है। एक दिन तो बिखरना ही था, लेकिन ये जस्ट चुनाव के बाद होने लग पड़ा है, परिणाम दिख रहे हैं। लठैतगिरी समाप्त हो चुकी है, युग बदल रहा है। अपने आप को बदलिए, अपने आप को संभालिए। फिलहाल भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड को इस प्रचंड जीत की बधाई हो। आप इसके हकदार थे। प्रदेश में विकास का कार्य अच्छे से किया जाए। जो जनता बहुत सारी मूलभूत सुविधाओं से अब भी महरूम रह रही है, उनके लिए अच्छे प्रयास किए जाएं। और इसी उम्मीद के साथ मैं एक बारी फिर से आपके पक्ष में कहना चाहता हूं कि बंगाल फतह भी कीजिए। एक और चर्चा मैं आपको बता दूं, जो मीडिया वाले यहां से गए थे, उन्होंने जो चीज़ों के लिए कवरेज की है, उन्होंने बिहार में जो दिखाया है,
गुंडा राज और कट्टा राज और फलाना राज सब कुछ, ये काम बिहार से ज़्यादा बंगाल में हो रहा है अभी के समय में। बिहार में तो बहुत शांति है, बंगाल में बहुत ज़्यादा ही हो रहा है ये। तो मेरा मीडिया वालों से भी अनुरोध होगा कि वहाँ पहुँच के सच्चाई दिखाइएगा, वहाँ भी पहुँच के बताइएगा कि ये हो रहा है। दीदी के पैसे लेके मत बैठ जाइएगा। और जो ये हाथ मलने वाले प्रसून वाजपेयी जी, ये जो रवीश कुमार जी हैं, डेली सरकार बदल रहे हैं, अजीत अंजुम जी, आरफा खानम जी, अब भी बदल जाइए। मैं आपको बदलने नहीं कह रहा, अपने दिमाग को खोलिए, सच्चाई को कबूल कीजिए। कब तक जनता को झिलफिलाते रहेंगे? जानती है जनता सच, कितनी बार पटखनी खाएंगे? 95 बार हार चुके हैं आपके युवराज चुनाव, शतक जल्दी ही लग जाएगा। तो अब भी होश में आइए, आपका काम सच बताना है, आपका काम सच से समझौता कर लेना नहीं है। तो सच बताइए। उम्मीद करता हूँ बीजेपी का सुमेध का घोड़ा ऐसे ही आगे बढ़ता रहेगा। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, सतर्क रहिए, शांतिपूर्ण सौहार्दपूर्ण माहौल में रहिए। आपका धन्यवाद।